नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 32वां दिन है और हम लगातार आपको रोज सभी विषय की हम सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि आपके ICAR की जो फार्म भरने की जो तिथि थी वो अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, जिसे अब एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है और अब उस तिथि को 15 मई तक बढ़ाया गया है। अर्थात आप अपने फॉर्म 15 मई तक भर सकते हैं। आपके जो ICAR के फॉर्म थे, इनके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो कितनी थी? 30/4/2020, जिसे अब एक्सटेंड कर कितना कर दिया? 15/5/2020, मतलब उसको 15 जून कर दिया गया है। बच्चों, आपकी जो फार्म भरने की तिथि है वो कितनी हो गई है? अब ICAR के फार्म भरने की तिथि कितनी हो गई? 15 जून। आप 15 जून तक आपके ICAR के फॉर्म भर सकते हैं। किसी बच्चे का अगर फॉर्म रह रहा हो तो वो फॉर्म अवश्य रूप से डाल देंगे। वैसे तो जितने हमारे पास कांटेक्ट नंबर हैं, मेरे पास जितने बच्चों के नंबर थे, मैंने सभी बच्चों को मैसेज किया था कल रात को 12 बजे कि आपके ICAR के फॉर्म की लास्ट डेट आज है, कृपया जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें। लेकिन शाम को 5 बजे NTA की तरफ से नोटिफिकेशन मिला है और उन्होंने इस चीज का खुलासा किया है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है उसमें 15 दिन की बढ़ोतरी की गई है। जो फॉर्म भरने की जो डेट है उसमें 15 दिन बढ़ाए गए हैं और वो 15 मई तक होंगे। तो जैसे हमें नोटिफिकेशन मिला, हमने तुरंत सभी बच्चों को मैसेज कर दिया है। जो लोग व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं उनको व्हाट्सएप से कर दिया मैसेज, और जिनके पास व्हाट्सएप का फोन नहीं है, जो कीपैड वाला फोन काम में लेते हैं, तो उनके लिए टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हमने मैसेज छोड़ दिया है। तो जिन बच्चों को मैसेज नहीं मिल रहा हो या जिन बच्चों को डेली का अपडेट नहीं मिल रहा हो मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, और वो जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमें आप संपर्क अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उससे कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, उसी नंबर पे आप अपना मैसेज भेज देंगे तो आपको डेली अपडेट आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो ये तो आज का लेटेस्ट अपडेट था ICAR के बारे में। अब आइए JET के बारे में। बच्चों, JET की जो परीक्षा है, JET की परीक्षा में बदलाव हो गया है। JET की परीक्षा का जो शेड्यूल है उसे कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने चेंज कर दिया है और उसमें फार्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा करके 23 मई कर दिया। देखो, कई बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर ये फार्म भरने की तिथि कितनी है, अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो उसका मैं खुलासा कर देता हूं। आज आपके फार्म भरने की तिथि है ना, JET के फार्म की जो तिथि है की लास्ट डेट कितनी है? 23/5/2020 या 23 मई 2020। ठीक है, ये है बिना विलंब शुल्क के, बिना विलंब शुल्क के, बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरना है तो आप 23 तक अपना फॉर्म भर देंगे। दूसरा है विलंब शुल्क के साथ, विलंब शुल्क के साथ अगर आप विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरना चाहते हो तो उसकी अंतिम तिथि है बच्चों 26 तारीख। कितनी है? 26 तारीख।
और फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि, फॉर्म संशोधन, फॉर्म संशोधन की अंतिम तिथि वो कितनी है? वो है 28। आप 28 जनवरी तक अपने फॉर्मों में संशोधन कर सकते हैं। तो ये जेड का शेड्यूल है। जेड के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 मई, बिना विलंब शुल्क के, अर्थात जो आपका चार्ज लग रहा है वही कटेगा। लेकिन बाय द वे अगर आप लेट हो जाते हो 23 के बाद 24, 25, 26, तो 3 दिन का समय और दिया इन्होंने विलंब शुल्क के साथ कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और आप उस विलंब शुल्क के साथ 26 तक फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपने मान लीजिए 23 को फॉर्म भर दिया, फॉर्म में कोई गलती रह गई, फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई, या 26 को भराया फॉर्म में मिस्टेक हो गई आपके में कुछ भी, तो आप 28 तारीख तक उस गलती को संशोधित करा सकते हो, उस गलती में सुधार कर सकते हो 28 तारीख तक। ठीक है, तो ये जेड की कार्य करनी थी। एग्जाम एडमिट कार्ड वगैरह का जो पूरा शेड्यूल है, वो पूरा शेड्यूल कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने छोड़ दिया है अभी राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर, कि जिस प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट में अभी राजस्थान में लॉकडाउन जो चल रहा है, उस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जैसे ही राज्य सरकार से निर्देश मिलेंगे, हम जेड की तिथि को तुरंत आपके सामने उपस्थित कर देंगे। आप निश्चित रहिए, जेड की तिथि बढ़ना तय है और जेड की डेट आगे बढ़ेगी। जेड की नहीं, आईसीआर की बढ़ेगी, बीएचयू की तो बढ़ चुकी है पहले। बीएचयू का तो नोटिफिकेशन आ गया है, बीएचयू की डेट तो 19 मई को नहीं लगेगी, वो आगे बढ़ गई है, और आईसीआर की डेट भी बढ़ेगी और जेड की भी बढ़ेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आप तैयारी करती रहिए। देखो बच्चों, एग्जाम डेट बढ़ती है, कोचिंगें खुलती हैं, तो जब कोचिंगें खुलेंगी उस समय तो सब बच्चे पढ़ेंगे, जब कोचिंगें खुलेंगी उस समय तो सभी बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन बेनिफिट किस बच्चों को मिलेगा? जो शुरू से पढ़ रहा है, जो उनसे पहले से पढ़ रहा है, उसी बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, उसी बच्चे को लाभ मिलेगा। तो आप बेनिफिट में रहेंगे, आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो लास्ट टाइम में तो सभी बच्चे अपना पूरा दम लगाते हैं, लेकिन शुरू से जो रेगुलर स्टडी में लगा रहता है, बेनिफिट और टॉप रिजल्ट उसी बच्चे को मिलता है। तो ये आज का लेटेस्ट अपडेट था जो हमने आपको बताया है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों खरपतवार। कौन सा टॉपिक था अपना? अपना चल रहा था खरपतवार, कि खरपतवार क्या है और खरपतवार का जो वर्गीकरण है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे खरपतवार के रोकथाम के उपाय, ये खरपतवार नियंत्रण। खरपतवारों का नियंत्रण या रोकथाम। कि हम खरपतवारों पर किस प्रकार से रोक लगा सकते हैं, किस प्रकार से उनको नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, खरपतवार नियंत्रण के बहुत सारे तरीके हैं। आप उखाड़ करके भी खरपतवार को बाहर फेंक सकते हो, ठीक है। आप केमिकल का स्प्रे करके भी खरपतवार को हटा सकते हो, है ना, खरपतवार नाशी के द्वारा। दूसरा है, आप निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा है, आप ऐसा बीज बो जिसमें खरपतवार के बीज मिलने की संभावना ही नहीं रही, अर्थात शुद्ध बीज को चयन करके भी आप खरपतवार से जो होने वाली हानि है इससे भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो खरपतवार रोकथाम के बच्चों यहाँ पे हम 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। कितने पॉइंट के ऊपर? 3 मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं में हम पढ़ेंगे कि खरपतवार का जो नियंत्रण है वो किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा, जिसमें आप पढ़ेंगे निरोधात्मक उपाय। दूसरा हमारा खरपतवार उन्मूलन, और तीसरा खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है इस खरपतवार रोकथाम को? इसके 3 भाग हैं। इसका जो पहला भाग है वो है निरोधात्मक उपाय।
दूसरा है वो क्या है, खरपतवार उन्मूलन। खरपतवार उन्मूलन। और तीसरा है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण। देखिए, खरपतवारों को रोकने के कौन कौन से तरीके हैं, अर्थात हम किस प्रकार से खरपतवार को फसल में आने से रोक सकते हैं, किस प्रकार से खरपतवार को हमारे खेत में आने से रोक सकते हैं, किस प्रकार से खरपतवार से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंटों को कृषि वैज्ञानिकों ने 3 बिंदुओं में विभाजित किया है, 3 पॉइंटों में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइंग 3 पॉइंट्स। जो पहला है वो है निरोधात्मक उपाय, ठीक है, दूसरा खरपतवार उन्मूलन और तीसरा खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। 3 बिंदु हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहला है हमारा निरोधात्मक उपाय। फर्स्ट ऑफ ऑल निरोधात्मक उपाय। देखिए, खरपतवारों को खेत में उगने से रोकना या उगने के बाद उनका नियंत्रण करना खरपतवार रोकथाम के अंतर्गत आता है, ठीक है, खरपतवार रोकथाम के अंतर्गत वो आता है। अब इसकी जो सबसे पहली विधि है बच्चों, जो अपन खेत में बीज बोते हैं, सबसे पहला जो पहला काम होता है वो क्या होता है, आप एक फार्मर है, यू आर ए फार्मर, सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहला आपका डिसीजन क्या होगा, व्हाट इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट डिसीजन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पहला जो दिशा निर्देश होगा, पहला आपका निर्णय होगा, पहला आपका मुख्य बिंदु होगा, वो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले किसी भी खेत को हम बोते हैं तो सबसे पहले काम कौन सा किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जो मिट्टी होती है उसे देखते हैं, ठीक है, उसके बाद मौसम को देखते हैं, मिट्टी उपयुक्त है कि नहीं फसल उपज के लिए, और मौसम फसल के लिए अनुकूल है कि नहीं है, क्योंकि कृषि मानसून का जुआ है, तो मानसून के हिसाब से हम खेती करेंगे, अगर मानसून नहीं है तो फिर उस हिसाब से हम बीज बोएंगे। तो मानसून और मिट्टी हमारा फसल बोने के पक्ष में है, अर्थात मानसून की तरफ से और मिट्टी की तरफ से बिल्कुल क्लीन चिट है, हरी झंडी मिल गई है कि आप फसल बो सकते हो। तो सबसे पहले किसान का जो पहला कार्य होता है वो क्या होता है, सबसे पहला कार्य होता है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, फसल का चुनाव। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर का जो वर्क होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप या फसल का चुनाव। देन सेकंड, फसल का चुनाव करने के बाद कि भाई मुझे फसल कौन सी बोनी है, फसल कौन सी बोनी है, अगर मौसम सूखा है तो मैं ऐसी फसल बोऊं जो कम पानी में उग जाए, अगर मौसम सूखा है तो हम ऐसी फसल का चुनाव करेंगे जो कम पानी में उगे, अगर मौसम में पानी की कमी नहीं है, भरपूर पानी है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ऐसी फसल बोए जो अधिक पानी में उगे, जो पानी की ज्यादा मात्रा को भी सहन कर सके, है कि नहीं। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। तो पहले हमने क्रॉप का सिलेक्शन कर लिया, पहला हमारा बिंदु कौन सा रहा, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, फसल का चुनाव। दूसरा हमारा जो बिंदु है, सेकंड पॉइंट इज, दूसरा बिंदु जो है वो है सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज का चुनाव। दूसरा हमारा बिंदु कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ सीड या बीज का चुनाव। पहले फसल का चुनाव, उसके बाद बीज का चुनाव। बीज का चुनाव क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, देखो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे खरपतवार, कई भाई बंधु ऐसे हैं खरपतवारों में जो इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, इतने ज्यादा समझदार हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने अपने शरीर की आकृति को
फसल के बीज का जैसा बना लिया और हमें ऐसी विकट परिस्थिति में डाल दिया, ऐसी प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया कि हम फसल के बीज को और खरपतवार के बीज को अलग अलग कर पाने में सक्षम नहीं है। ऐसा मर्द है। सरसों के बीज में 87 का बीज मिल जाएगा, आप उनको अलग कर सकते हो। सरसों के बीज में 87 का बीज मिल जाएगा, आप उनको अलग कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। सरसों की सीड रेट कितनी है प्रति हेक्टर? 4 केजी, अर्थात 4 केजी आपको 4 से 5 केजी सीड रेट चाहिए सरसों के लिए 1 हेक्टर में। अब 4 किलो बीज, जब 1000 बीज का जो टेस्ट वेट होता है, क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट। टेस्ट वेट होता है, वो होता है वेट ऑफ 1000 सीड्स। 1000 बीज का वजन क्या कहलाएगा? टेस्ट वेट। और सीड इंडेक्स वेट ऑफ 100 सीड, 100 बीजों का वजन सीड इंडेक्स कहलाएगा। 100 बीजों का वजन सीड इंडेक्स कहलाएगा। तो जो मोटे बीज होते हैं उनका सीड इंडेक्स निकालते हैं। जैसे मक्के का कितना होता है? 500 ग्राम। कितना होता है? 500 ग्राम। वहीं हम बात करें आपके चावल का तो 41 ग्राम। कितना होता है? 41 ग्राम्स। गेहूं का लगभग 27 ग्राम के आसपास होता है। कितना? 27 ग्राम के आसपास। और फेलिस माइनर अर्थात गेहूं का मापा जो है उसका कितना होता है? 21 मिलीग्राम, लगभग 21 मिलीग्राम के आसपास होता है। ये हम लिखवा देंगे आपको, ये डेटा है, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, हम लिखवा देंगे एक साथ सारे के सारे। तो मेरा मकसद जो है मैं समझाना चाह रहा हूं, उसको समझो आप कि 1000 बीज का वजन अगर 4 ग्राम है, 1000 सीड का वजन कितना है बच्चों? 4 ग्राम। 4 ग्राम 1000 बीज कवर कर रहे हैं, तो आप लगा के देखो 1000 ग्राम या 1 केजी में कितने बीज आएंगे? 1 केजी में कितने बीज आएंगे? इसमें 4 का भाग दे लो आप, कितना आएगा? 4 दूनी 8, ठीक है। फिर बचे 2, 5 चौका 20, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई कितना है? 1000। अब देख लीजिए आप, आपके लगभग इसमें 2,50,000 के आसपास इसमें सीड आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2,50,000 के आसपास इसमें सीड आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2.5 लाख के आसपास सीड आ रहे हैं। अब 2.5 लाख बीजों, ये तो 1 किलो पे है 2.5 लाख। कितने किलो पे? 1 किलो पे 2.5 लाख है। चूंकि सरसों की बीज दर 4 केजी प्रति हेक्टेयर है, सरसों की बीज दर कितनी है? 4 केजी प्रति हेक्टर। तो 1 किलो में 2.5 लाख बीज आ रहे हैं, तो 4 किलो में कितने बीज आएंगे? तो 2.5 लाख मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया बताइए? 25 का 100, मतलब 10 लाख। कितना हो गए? 10 लाख। 10 लाख बीज 1 हेक्टर के लिए बो रहे हैं हम। 10 लाख बीज हम कब बो रहे हैं? सरसों के 10 लाख बीजों को हम लिया है 1 हेक्टर में बोने के लिए। अगर उसमें हमने 500 बीज 87 के मिला दिए, किसके? 87 के अगर 500 बीज मिला दिए, तो क्या उनको अलग कर पाना पॉसिबल है? 10 लाख बीज में से 500 बीज को सेपरेट कर पाना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। हालांकि 4 किलोग्राम इतना सा होता है, आप जो 5 साल का बच्चा होता है वो 4 किलो बीज को उठा, 4 किलो जो वेट होता है उसको दोनों हाथ में उठा करके आराम से कैरी कर सकता है। आपके तरबूज का वजन होता है ना 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम, उतना ही वजन होता है 4 किलोग्राम का, लेकिन उसके अंदर 10 लाख बीज है। उन 10 लाख बीजों में 500 बीज अगर हम 87 की मिला देते हैं तो उनको अलग कर सकते हैं क्या? वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। लेकिन एक विधि है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो फिर क्या करें? 10 लाख बीज में से
500 बीज निकालना पॉसिबल नहीं है। और एक जो फैक्ट बात है, अगर आप फसल बो करके और उस फसल में से ही बीज का चुनाव करके आप अगली फसल में उसको बोते हो, आपने मान लीजिए एक फसल बोई और उसी में से जो अच्छे बीज है उनको आपने उन पौधे के बीजों को कलेक्ट कर लिया, उन पौधे के बीजों को कलेक्ट कर लिया और आपने अगर सावधानी से किया है तो ठीक है, लेकिन अगर सावधानी से नहीं किया, आपने पूरे जो उपज हुई आपका कुल टोटल जो यील्ड हुई है उस यील्ड में से कुल उपज में से आपने 4 किलोग्राम उपज निकाल के रख दी बीज बोने के लिए कि ये बीज अच्छा है, इसको बोएंगे हम। और उसमें अगर 500 बीज, कितने बीज, 500 बीज 87 के हैं। 10 लाख में 500 का कोई मतलब नहीं है, दिखेगा ही नहीं 500 तो आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। 10 लाख में 500 तो आपके पकड़ में आएगा ही नहीं, कितना ही ढूंढ लो आप, नहीं मिलेगा। इतने बारीक बारीक बीज है, अगर आप बीनने के लिए बैठोगे, साफ करने के लिए बैठोगे, क्लीनिंग के लिए बैठोगे तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए। और वो भी तब ऐसी कोई सिस्टम, ऐसा कोई टेक्निक आप पकड़ो जिससे 1% भी सत्यानाशी का बीज जाने का चांस नहीं हो, नहीं तो हमारी फसल का सत्यानाश कर देगा वो, नहीं तो हमारी सरसों की फसल का सत्यानाश कर देगा, हमारी पूरी मेहनत का सत्यानाश हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हम बीज को अलग नहीं कर सकते, ये समस्या कब उत्पन्न होती है, मैं बता रहा था आपको, ये समस्या उत्पन्न होती है जैसे आपने सरसों का उत्पादन लिया और उसी उपज में से आपने बीज को निकाल कर रख दिया और उसी बीज को आप अगले सीजन में, अगले मौसम में आप उसको बो रहे हो, तो उस कंडीशन में खरपतवार के बीज होने के चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो बीज लिया है ये उसी फील्ड में से लिया है जिस फील्ड में सत्यानाशी के बीज भी, सत्यानाशी के पौधे भी उगे हैं, सत्यानाशी के पौधों का भी जर्मिनेशन हुआ है। तो वो पौधे के बीज जब मिक्स होते हैं तो वो एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचते हैं। जैसे ही आपके सीड में 10 लाख बीजों में 500 बीज का कलेक्शन अगर है तो आपकी फसल को चौपट करने के लिए 500 बीज बहुत है। जैसे आप बोओगे वापस वो 500 बीज उग जाएंगे, 500 बीज वापस उग जाएंगे और 500 बीज 5 करोड़ बीज पैदा करने की क्षमता रखते हैं, 5 करोड़ 5 अरब बीज पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो अब हम क्या करें उस कंडीशन में, हमारे जो खेत में खरपतवार पहुंच रहा है, खेत में जो खरपतवार पहुंच रहा है वो किस प्रकार से पहुंच रहा है, वो हमारे बीज से पहुंच रहा है। किससे पहुंच रहा है? सीड से पहुंच रहा है। तो पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि खरपतवार का जो बीज है वो हमारी मुख्य फसल के साथ खेत तक नहीं पहुंचे। पहला हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। देखो खरपतवार, अगर हमारे खेत में खरपतवार है, हमने कढ़ाई चला दी और ऊपर की मिट्टी को अपने बाहर फेंक दिया 1-1 फीट की मिट्टी को कि अब तो भाई खरपतवार उगने का चांस ही नहीं है, साफ कर लिया, जो खरपतवार के अवशेष थे उनको हमने बाहर निकाल लिया साफ करके, पूरी मिट्टी को खुला छोड़ दिया गर्मियों के मौसम में कि अब तो सारे बीज भी मर जाएंगे, कीड़े भी मर जाएंगे सारे के सारे, फिर खरपतवार के बीज वापस कैसे उग जाते हैं? तो उस कंडीशन में उगते हैं वो। आपने अगर सॉइल को प्रॉपर क्लीन किया है तो आपका जो दूसरा उद्देश्य बनता है वो ये बनता है कि आप सर्टिफाइड सीड काम मिले, प्रमाणित बीज काम मिले। कौन सा बीज काम मिले? प्रमाणित बीज ही काम मिले। जो प्रमाणित बीज होता है उसके कई मापदंड होते हैं, कई उसके लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है, कई उसके बेनिफिट होते हैं। जो सर्टिफाइड बीज मार्केट से मिलता है, प्रमाणित बीज जो मार्केट से मिलता है, इस बीज पे ब्लू कलर का टैग होता है। कौन से कलर का टैग होता है? ब्लू कलर का, अर्थात नीले रंग का। कौन से रंग का होता है? नीले रंग का, ठीक है। किसान को जो बीज बोने के लिए दिया जाता है उस पे कौन से कलर का टैग होता है? ब्लू कलर या गोल्डन येलो? बताइए, ब्लू कलर या गोल्डन येलो? सुनहरे पीले रंग का। वापस जाएंगे, कौन सा रंग का कलर होता है? सुनहरे पीले रंग का होता है। अभी अपन एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है बीजों की, वो है न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, ठीक है। सर्टिफाइड में ब्लू, ठीक है,
और फाउंडेशन में वाइट और इसमें गोल्डन येलो। ठीक, किसान को दिया जाता है ब्लू कलर वाला बीज। कौन सा दिया जाता है? ब्लू कलर के टैग का, अर्थात नीले रंग के टैग का बीज दिया जाता है। कौन से रंग के टैग का? नीले रंग के टैग का। अब ये आपके सिलेबस जैसे चलेगा मैं आपको ये भी समझा दूंगा। ये गणित भी बहुत अच्छी ट्रिक है, ये बहुत बेस्ट है। आपके प्रश्न भी आते हैं यहाँ से एक दो, तो ये भी आपको मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी इस चीज के बारे में। तो सर्टिफाइड जो बीज है, सर्टिफाइड जो बीज है, प्रमाणित जो बीज है, इसके कई मापदंड होते हैं और इसमें पहला जो मापदंड है वो यही रहता है, फर्स्ट प्रायिकता जो दी जाती है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो हम देते हैं, वो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, प्रायिकता क्या रहती है कि फसल में जितना प्रतिशत अंकुरण लिखा हुआ है कि 100 बीज में से 98 बीज उगेंगे, 100 में से 98 बीज उगेंगे। देखो जो बैग होते हैं उनके ऊपर अंकुरण प्रतिशत भी लिखा रहता है। किसान को जो बैग मिलता है, किसान को जो बीज मिलता है ना, उनके ऊपर जर्मिनेशन परसेंटेज भी लिखा रहता है, चाहे अंग्रेजी में लिखा हुआ हो। जैसे आपने 4 केजी सीड लिया, ठीक है, इस बैग में, ठीक, लेकिन इस बैग के ऊपर लिखा गया है कि इसका जीपी कितना है? 90%। कितना है? 90%। इसका मतलब क्या है कि इसका जीपी यानी जर्मिनेशन, और पी यानी परसेंटेज। क्लियर? जी यानी जर्मिनेशन, पी यानी परसेंटेज। जर्मिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? जर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं अंकुरण। क्या बोलते हैं? अंकुरण। और परसेंटेज को प्रतिशत। आ रहा समझ में? जर्मिनेशन को अंकुरण और प्रतिशत को, परसेंटेज को प्रतिशत। क्लियर? तो 90% इसमें जीपी है, अर्थात इसका जर्मिनेशन परसेंटेज 90% है। अगर हिंदी में समझे तो ये कहना चाहता है ये 90% जीपी का मतलब कि 90% जो है वो उसका अंकुरण प्रतिशत है। कितना है? 90 अंकुरण प्रतिशत 90% है कि इसमें से 4 केजी में से 90% ही बीज उगेंगे। अब 90% कैसे निकाला? ये इस प्रकार से निकाला है कि 100 बीज में, कितने बीज में? 100 बीज में से 90 ही बीज उगेंगे। कितने बीज जर्मिनेट होंगे? 90 बीज ही जर्मिनेट होंगे, 90 बीजों का अंकुरण होगा। तो 4 केजी जो बीज हैं, इनमें जो लगाया जाएगा रेशो, वो लगाया जाएगा नंबर ऑफ सीड के हिसाब से, वेट के हिसाब से नहीं। जैसे 4 किलोग्राम में 90% जिनका वजन है, वजन वाले बीज अंकुरित होंगे। और जैसे इसका वेट 4 किलो है तो इसका 90% हम निकालेंगे 4 केजी का, तो लगभग ये आएगा आपके 360, 3 किलो 600 ग्राम के आसपास आएगा मेरे हिसाब से। 3 किलो 600 ग्राम के आसपास आएगा, 936, ठीक है ना? 3 किलो 600 ग्राम के आसपास ये आएगा। तो इस जीपी का मतलब ये नहीं है कि 4 केजी में से 3.6 केजी ही बीज उगेंगे। गलत। 4 केजी में से 3.6 अर्थात 3 किलो 600 ग्राम ही बीज उगेंगे। गलत। ये जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है बच्चों, ये कभी वजन पे नहीं होता, ये कभी वजन पे नहीं लिया जाता। जैसे 4 केजी, किसी का है 10 केजी, मान लीजिए गेहूं की सीड रेट है 100 केजी, इतनी है 100 केजी, और गेहूं का हम जर्मिनेशन परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं 80%, कितना? 80%। तो इसका मतलब इसका 100 में से 80 किलो बीज अंकुरित होएगा। वजन के हिसाब से लेंगे तो 80 किलो बीज अंकुरित होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं।
ये जो परसेंटेज निकलता है ये बीज के वजन में से नहीं निकलता, जो आपके थैले का वजन है उसमें से नहीं निकल रहा कि कुल वजन का इतना परसेंट बीज अंकुरित होगा, गलत। 100 बीजों पे इतना बीज अंकुरित होगा, ये सही है। जैसे सरसों के 100 बीज में अगर 90 बीज उग रहे हैं तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना हुआ, 90%। इसमें 90% जर्मिनेशन पॉइंट है कि इसमें 90% बीज उगेंगे, 90% आपको उपज मिलेगी। इसमें वेट नहीं, आपके सील जो वजन, जो बीजों का जो अंकुरण प्रतिशत है वो है 90%, उसका 90% है 100 बीजों पे। 100 बीजों पे जितने बीज उग रहे हैं उसे ही जर्मिनेशन परसेंटेज कहते हैं। 100 बीजों पे अगर 20 बीज उगे तो कितना हो जर्मिनेशन परसेंटेज, 20%। जैसे जो जर्मिनेशन परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो इसका सूत्र क्या है जर्मिनेशन परसेंटेज का, जो अंकुरण प्रतिशत होता है इसका सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र देखो इसका, जर्मिनेशन परसेंटेज बराबर जर्मिनेट सीड अपॉन टोटल सीड मल्टीप्लाई 100। क्लियर? या ये कह सकते हो दूसरे शब्दों में, जर्मिनेशन परसेंटेज बराबर जर्मिनेट सीड अपॉन 100 इंटू 100। तो इससे भी आप अंकुरण प्रतिशत निकाल सकते हो। अंकुरित बीजों की संख्या बटे में बोए गए बीजों की संख्या, टोटल सोन सीड बोल सकते हैं इसको, टोटल सोन सीड। ठीक है, अंकुरित बीज, इसको हिंदी में बोलेंगे अंकुरण प्रतिशत को। अंकुरण प्रतिशत का हिंदी में सूत्र क्या है, अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या बटे में कुल बीजों की संख्या, कुल बोए गए बीजों की संख्या, कुल बोए गए बीजों की संख्या मल्टीप्लाई 100। कुल अंकुरित बीजों की संख्या बटे में कुल बोए गए बीजों की संख्या गुणा 100। अगर ये फॉर्मूला हम लेके चलते हैं तो उससे हम हमारा अंकुरण प्रतिशत निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के थ्रू हम समझेंगे इस चीज को। ठीक है, सवाल देखते हैं हल्का सा हमारा, उस सवाल में समझ में आएगा आपके। सवाल है वो देखिए, सवाल ये है, सरसों के खेत में, सरसों के खेत में 100 बीज बोने पर, सरसों के खेत में 100 बीज बोने पर 90 बीज ही अंकुरित हुए। कितने बीज अंकुरित हुए, 90 बीज अंकुरित हुए। तो इनका अंकुरण प्रतिशत क्या होगा, इनका अंकुरण प्रतिशत क्या होगा। ठीक, ये सवाल है। एग्रीकल्चर में बेटा मैथमेटिक्स चलती है,
और सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि सरसों के एक खेत में 100 बीज बोने पर 90 बीज ही अंकुरित हुए, तो इनका अंकुरण प्रतिशत क्या होगा। ठीक, इसको देखो फॉर्मूले को। सबसे पहले हम लेंगे इसका हल निकालेंगे, और हल के लिए पहले हम लेंगे क्या, सूत्र। पहले क्या लेंगे बच्चों, हम सूत्र अर्थात फॉर्मूला, सूत्र या फॉर्मूला। पहले क्या लेंगे, सूत्र अथवा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बोए गए बीजों की संख्या, कुल बोए गए बीजों की संख्या मल्टीप्लाई 100 इंटू 100। देखिए सूत्र क्या है, अंकुरित प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटे में कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। ठीक है, अब सूत्र के अनुसार अंकुरित बीजों की संख्या कितनी है, तो देखो प्रश्न में पढ़ो, सरसों के खेत में 100 बीज बोने पर 90 बीज अंकुरित हुए। 100 बीज बोने पर कितने बीज अंकुरित हुए बच्चों, सरसों के खेत में 100 बीज बोने पर 90 बीज अंकुरित हुए। तो ये जो 90 बीज है ये हमारे क्या है, अंकुरित बीज है। क्या है ये, अंकुरित बीज है। तो अब लिखेंगे हम यहां पे सूत्र के अनुसार, चूंकि अंकुरित बीजों की संख्या अंकुरित बीजों की संख्या कितनी है बच्चों, अंकुरित बीजों की संख्या कितनी है, 90। ठीक है, वह दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है इसमें, कुल बोए गए बीजों की संख्या, कुल बोए गए बीजों की संख्या। तो इसमें कितने बीज कुल बोए गए हैं बताओ बच्चों, इसमें कितने बीज हैं कुल बोए गए, इसमें सरसों के खेत में 100 बीज बोने पर, कितने बीज बोने पर 100, तो कुल बीज कितने हो गए बोए गए बीज 100। वह कुल बोए गए बीजों की संख्या कितनी है, 100। हमने कुल कितने बीज बोए हैं बच्चों, हमने कुल 100 बीज बोए हैं, और हमारे अंकुरित बीजों की संख्या कितनी है, 90। इसलिए ठीक है, तो अब आगे हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, अंकुरण प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अंकुरण जो प्रतिशत है ये हमें ज्ञात करना है, अंकुरण परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। अब क्या होगा, जो ये फॉर्मूला है इसी के हिसाब से हम यहाँ पे संख्या एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे कैसे, अंकुरित बीजों की संख्या की जगह ये लिख देते हैं जो इतने बीज अंकुरित हुए हैं, और कुल बोए गए बीजों की जगह पे कुल बोए गए बीज लिख देते हैं। अपने आप जर्मिनेशन परसेंटेज निकल जाएगा। कुल बीज वो कितने हैं हमारे, अंकुरित बीजों की संख्या 90, बोए गए बीजों की संख्या 100, परसेंटेज के लिए 100। इसको हल करेंगे क्या आएगा, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 90। तो कितना परसेंट अंकुरण हुआ, 90% अंकुरण हुआ।
अब इसके अंदर कहीं पे वजन की चर्चा होगी क्या? पूरे प्रश्न में देखो आप कहीं पे भी सूत्र वगैरह नहीं कि 100 बीजों में 4 ग्राम बीज का 90% बीज अंकुरित हुआ, ऐसा कहीं आया ही नहीं ना। या 4 किलो बीज का 90% बीज अंकुरित हुआ, ये भी नहीं आया कहीं पे। बीजों की संख्या पे अंकुरण कितना है, बीजों की संख्या पे कितना अंकुरण है प्रति 100 बीज पे, प्रति 100 बीज पे जितने बीज अंकुरित होंगे वो ही उसका अंकुरण प्रतिशत कहलाएगा। और समझा देंगे जब ये जर्मिनेशन परसेंटेज वाला चैप्टर चलेगा, जब इसके बारे में आपको हम और समझा देंगे। तो अपना जो पॉइंट है वो है पहला पॉइंट खरपतवार उन्मूलन। मैं आपको बता रहा था कि सरसों के बीज में अगर 4 केजी सीड रेट है और उसमें हमने 500 बीज 87 के मिला दिए तो हमारी पूरी फसल का सत्यानाश कर देगा, पूरी फसल को डैमेज कर देगा, पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो उसकी रोकथाम के लिए किसान पहला काम क्या होता है, किसान पहले चुनाव करता है फसल का, उसके बाद चुनाव करता है बीज का। हमारा पहला पॉइंट क्या था, खरपतवार उन्मूलन। ठीक, खरपतवार उन्मूलन हमारा पहला पॉइंट था। तो बच्चों किसान बीज चयन जब करता है तो उसमें कई प्रकार की मिस्टेक कर देता है, इसलिए साइंटिस्ट रिकमेंडेड करते हैं, ऐसी किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसी उनको घोषणा की जाती है अलग अलग प्रोग्राम के तहत कि आप बीज जो काम में ले रहे हो फसल बोने में वो कृपया प्रमाणित बीज ही काम में ले लें, क्योंकि उसमें अंकुरण प्रतिशत साफ होता है। दूसरी बात, उसमें खरपतवार के बीज आने की संभावना बहुत कम रहती है, खरपतवार के बीज आने की संभावना बहुत कम रहती है। कृषि विज्ञान की दृष्टि के अनुसार एग्रीकल्चर साइंटिस्टों ने एक रेशो निकाला है, उसमें एक रेशो में ये चीज फिक्स की है कि फसल के अंदर कितना % खरपतवार का बीज होना चाहिए, फसल के अंदर कितना प्रतिशत खरपतवार का बीज होना चाहिए। तो उसमें साइंटिस्टों ने दिया है कि फसल के अंदर 0.1% से कम खरपतवार के बीज रह सकते हैं। 0.1% से कम अगर खरपतवार के बीज है तो वो फसल हम बो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक हो गया, इससे अधिक हो गया तो ये समझ लो हम फसल, अगर 1% भी हो गया तो फसल नहीं बो सकते हैं, 1% भी हो गया तो फसल हम नहीं बो सकते। तो खरपतवार की संख्या कितनी होनी चाहिए, 0.01% से कम। ये प्रश्न है, इस पर एक प्रकार का कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि खरपतवार मुख्य फसल में कितना प्रतिशत खरपतवार होना चाहिए, 0.1%, 0.1% से अधिक, 0.1% से कम, लेस देन 0.1%। अंग्रेजी में पूछे तो लेस देन 0.1%। कभी कभी चिन्ह भी आ जाते हैं तो उसमें आप क्या करोगे, 0.1%, चाहे आगे लगाओ तो भी ये लगेगा और अगर पीछे लगाओगे तो भी यही लगेगा। ये चिन्ह जो है ना, ये चिन्ह, इसका मतलब होता है कम, या देखिए समझो इसको, इसका मतलब होता है ये चिन्ह है, ये तो क्या है कम, और इसका मतलब ये तो हुआ इस प्रकार से, इसका मतलब अधिक, ठीक है। लेकिन ये संख्या के अगर देखो जैसे ये है, ठीक है, संख्या के पहले अगर है ये, जैसे ये संख्या है इससे पहले आ रहा है, चौड़ा जो मुंह है इसका चौड़ा वाला मुंह, ये संख्या की तरफ होना चाहिए और सकड़ा मुंह अलग जगह पे होना चाहिए, तो इसे तो हम कहेंगे लेस देन। चाहे इसको यहां पे लगा दो, चौड़ा मुंह किधर है, संख्या की तरफ, और सकड़ा वाला मुंह दूसरी तरफ। तो ये जो चौड़ा वाला मुंह है अर्थात अधिकतम तो ये जो है ये छोटा हिस्सा है, और सामने जो आएगा वो इससे बड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर कहें 1% से अधिक हो तो क्या करेंगे, उसके लिए ऐसे लगाएंगे, और यहां पे भी लगाएंगे, पीछे कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। 0.1% से अधिक तो ऐसे, और 0.1% से कम तो ऐसे। चिन्ह कैसे भी आ सकते हैं, कभी कभी चिन्ह भी दे देते हैं, लिखा हुआ नहीं आता, इस प्रकार के चिन्ह आ जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चे को पढ़ाते ही हैं, एग्जाम में आता है ये, बच्चा फिर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो जैसे ये संख्या, ये चिन्ह है, जो ये बड़ा वाला हिस्सा है बच्चों, कौन सा हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा, बड़ा वाला जो हिस्सा है वो किधर गमन कर रहा है, छोटे की तरफ जा रहा है ना। अर्थात
इसकी जो इधर वाली संख्या होगी वो रहेगी हमेशा छोटी। क्या रहेगी? छोटी। और सामने वाली क्या रहेगी? बड़ी। सामने वाली बड़ी और इधर वाली क्या रहेगी बच्चों? छोटी रहेगी। क्लियर? सामने वाली बड़ी और इधर वाली, सामने वाली बड़ी, पीछे वाली छोटी। क्लियर? तीर का निशान है, तीर का निशान। अर्थात ये जो इतना बड़ा है ये सामने जाकर क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। इसलिए इसके सामने की संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। ये बड़ी जगह है ना, ये बड़ी जगह ऐसे करके छोटी हो रही है, ऐसे करके छोटी हो रही है। तो इसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो तो क्या है? छोटा, और सामने वाला क्या है? बड़ा। जैसे हम बोलते हैं ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे इसने हाथ को ऐसे घुमा दिया। अपन हाथ जोड़ते हैं ऐसे, जैसे हमने कहा कि भाई हम आपसे छोटे हैं, ऐसे हाथ जोड़ेंगे, हम आपसे छोटे हैं। तो इस हाथ के पीछे वाले लोग क्या हुए? छोटे, और इस हाथ के आगे वाले लोग बड़े हुए। तो इस हाथ को आप ऐसे की जगह ऐसे कर लो, ऐसे की जगह ऐसे कर लो, अर्थात ये चिन्ह बन गया। बन गया ना चिन्ह? सामने सामने देखो आप, बन गया चिन्ह ये। अर्थात इसके पीछे वाले छोटे, सामने वाले बड़े। अब इसको कैसे भी लिख दो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए जो चौड़ा वाला हिस्सा है ये कम रहेगा, जो संकरा वाला हिस्सा है ये हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे एक से कम, एक से कम कैसे लगाएंगे हम इसको? ऐसे लगाएंगे। अगर हमें पीछे लगाना हो एक से कम तो ऐसे लगाएंगे। दोनों का मतलब यही है, एक से कम, एक से कम। और हम कहें एक से अधिक तो इसके से सामने लगा दो आप एक से अधिक, या आप इधर लगा दो एक से अधिक। मतलब एक से अधिक और एक से कम, ये है जो ये अधिक है, और इधर का पीछे वाला हिस्सा कम है, और इसमें ये कम है और इधर वाला हिस्सा अधिक है। तो खरपतवार के अंदर जो रेशियो है खरपतवार का फसल के अंदर कितना होना चाहिए? 0.1% से कम, लेस देन 0.1%। ये चिन्ह होता है, इसको लेस देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेस देन। लेस देन का चिन्ह क्या है? जी। और ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का क्या चिन्ह है? जी। क्लियर? चिन्ह आप देख लेना बेटे, चिन्ह के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। चिन्ह आपको कई जगह मिलेंगे, हमेशा लिखा नहीं आता, कम अधिक ये चिन्ह दे देते हैं। इन चिन्हों का बहुत फेर रहता है, इन चिन्हों में बहुत मिस्टेक होती है। ये चिन्ह जो है ये कम का है, ये चिन्ह है वो अधिक का है। मतलब ये समझो आप, ये ठीक है। लेस देन यानी जो चिन्ह है ये जो छोटा वाला इस प्रकार का चिन्ह होगा, संख्या से पहले इस प्रकार का चिन्ह लग रहा है, संख्या से पहले, इसके पीछे वाला छोटा, सामने वाला बड़ा। और ग्रेटर देन में संख्या के जो पीछे वाला छोटा, संख्या के सामने वाला बड़ा। मतलब ये जो संख्या आएगी यहाँ वो क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? लेस देन। उल्टा हो गया ये हमने गलत लिख दिया बच्चों, इसको चेंज करते हैं हम। ये देखिए लेस देन यानी हाँ इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन जीरो यहाँ आएगी, और ग्रेटर देन में जीरो ऐसे आएगी। क्लियर? लेस देन यानी ये लेस देन है, जीरो इसके पीछे है, और ग्रेटर देन में ये ग्रेटर देन है, जीरो इसके सामने है। सामने आया तो ग्रेटर देन बड़ा, और पीछे आए तो छोटा। तो खरपतवार में कितना परसेंट मुख्य फसल में या बीजों के अंदर कितना परसेंट खरपतवार होना चाहिए? खरपतवार का बीज 0.1% से भी कम होना चाहिए। खरपतवार उन्मूलन का मतलब यही है कि फसल के अंदर जो हम बीज बो रहे हैं, खेत में जो बीज बो रहे हैं, खेत के अंदर जो हम फसल बो रहे हैं, उस फसल में फसल का जो सीड है उस बीज में खरपतवार की संख्या को कम करके बोना, अर्थात शुद्ध बीज बोना, प्रमाणित बीज ही बोना खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। दोबारा समझिए, फसल में या खेत में फसल के बीज को बोना, और फसल के बीज में खरपतवारों के बीजों की संख्या को कम से कम रखना। कितना? 0.1% से भी कम, 0.1% से भी कम रखना। और सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये समझो, खेत के अंदर खरपतवार रहित बीज बोना, खेत के अंदर खरपतवार रहित बीज बोना या प्रमाणित बीज बोना। कौन सा बीज बोना? प्रमाणित बीज बोना, जिससे खरपतवार होने की संभावना कम से कम। तो उसे क्या कहेंगे हम? खरपतवार उन्मूलन की श्रेणी में मानेंगे, उसे हम खरपतवार उन्मूलन कहेंगे। तो आज का पॉइंट यही था कि खरपतवार उन्मूलन क्या चीज है। देखिए खरपतवार उन्मूलन से हमने कितनी सारी जानकारी दे दी।
पॉइंट कितना सा है, लेकिन हमें कितना कुछ समझाना है, और भी समझाएंगे आपको आगे, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे आपको समझाते जाएंगे। आपको बता दिया है कि जेड की परीक्षा आगे बढ़ेगी, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए आप, धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों, तो आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर होगा। अगर लाइन में जो लिखा रहा हूं उसके अलग भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर मैं वन लाइन क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो आपको वो वन लाइन क्वेश्चन याद रहेगा, उससे संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिया तो आपका दिमाग वहीं घूम जाएगा। जैसे यहाँ लिख दिया ना इस प्रकार से 0.1% से कम मैंने ये लिखवाया है, और एग्जाम में आ गया ऐसे, एग्जाम में आ गया ये, या आ गया ये, तो आप वही कंफ्यूज हो, सर ने लिखवाया था कम, यहाँ तो कम ज्यादा का ऑप्शन ही नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे चिन्ह लग रहे हैं, अब क्या करें। तो समझाने में बेटर समझ में आता है, लिखवाने में कुछ भी लिखवा दो, ठीक है। तो आज का चैप्टर था ये, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे प्रश्नों पर, जो प्रश्न पत्र हमने आपको कल दिया था, जो 15 क्वेश्चन है उनको एक बार हम हल कर लेते हैं बच्चों। वो जो 15 प्रश्न कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या आपको आंसर जो मिला है वो देखिए। आप अपने आंसर मिला लेना बच्चों कि आपने क्या क्या उत्तर इसका लिखा है। आंसर की किसकी, टेस्ट सीरीज फर्स्ट की, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसके आंसर की क्या है, एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है, कृषि शब्द, कृषि और एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका राइट आंसर है लैटिन। क्या इसका सही आंसर है लैटिन, वो क्यों है देखिए। अगर केवल ये लिखा आता है कृषि, केवल कृषि आता है हिंदी में, और अंग्रेजी में भी कृषि ही आता है, आया समझ में, हिंदी में कृषि और अंग्रेजी में भी कृषि आता है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे कि जो कृषि शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बच्चों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जो मैंने आपकी स्कूलों में आकर के टेस्ट लिए थे, उन टेस्टों में भी मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में समझाया था कि ये प्रश्न बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा करता है। अगर इसको सही तरीके से प्रश्नवाचक ने पूछ लिया, एग्जामिनर ने अगर सही तरीके से पूछ लिया, तो अच्छे अच्छे लोग इसमें मात खाते हैं। इसका उत्तर वही कर सकता है सही जिसको प्रॉपर तरीके से इसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर कृषि पूछा है और अंग्रेजी में भी क्या है, अंग्रेजी वाले प्रश्न में भी कृषि है, तो इसका सही उत्तर क्या निकलेगा, संस्कृत। क्या निकलेगा सही उत्तर बच्चों इसका, संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट, पहला कि संस्कृत जो है ये 4 ऑब्जेक्टिव में भी होना चाहिए। मान लीजिए कृषि है, ठीक है, और 4 ऑब्जेक्टिव जो है उनमें संस्कृत का जिक्र ही नहीं है। एक में लैटिन है, एक में ग्रीक है, एक में अरबी है, और एक में कुछ और दे रखा है, एक में उपरोक्त सभी कर रखा है, एक में उपरोक्त सभी कर रखा है। तो उसमें क्या करेंगे हम, लैटिन करेंगे। क्या करेंगे, लैटिन। लेकिन अगर लास्ट में आ जाए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे, उस समय इनमें से कोई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने एक विकल्प छोड़ दिया, एक विकल्प छोड़ दिया कि इनमें से कोई नहीं आप कर सकते हैं। चूंकि अंग्रेजी में कृषि है और हिंदी में भी कृषि है, तो इसका मतलब ये प्रश्न का जो वास्तविक उत्तर है वो ये है कि कृषि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और ऑप्शन में पहले में जैसे कि दे रखा है लैटिन, दूसरे में क्या है ग्रीक, तीसरे में क्या है अरबी, और चौथे में उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। प्रश्न ये है, ऑप्शन ये आ रहे हैं कि कृषि शब्द अंग्रेजी में से कैसे है, किस भाषा का शब्द है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, देखो हमको पता है कि अंग्रेजी में भी कृषि है, हिंदी में भी कृषि है, यही लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा हुआ नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम,
जब अंग्रेजी में भी कृषि हो, अंग्रेजी में जो कृषि होता है इसका मतलब यही होता है कि कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से मिलकर बना होता है। 11वीं क्लास पाठ नंबर पहला, पेज नंबर फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड। अब देख लेना, तो कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? लैटिन, ठीक है, ये भी नहीं है। दूसरा ग्रीक, ये भी नहीं है। तीसरा अरबी, ये भी नहीं है। और चौथा उपरोक्त सभी, ये भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में एक आंसर जो है वो हमारे शब्द की तरफ जा रहा है, उसका नाम क्या है? लैटिन। कि लैटिन शब्द कृषि शब्द है, हाँ उसको अंग्रेजी में एग्रीकल्चर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति फंस जाए लास्ट में तो उपरोक्त सभी आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? लैटिन, ठीक है। अगर लास्ट में आए इनमें से कोई भी, उपरोक्त सभी की जगह पे अगर लास्ट में क्या आता है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी जगह पे ये आ जाए तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? उसका मतलब ये है कि कृषि शब्द लैटिन भी नहीं है, ग्रीक भी नहीं है, अरबी भी नहीं है। अब चौथा ये है, इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी नहीं है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। चौथे का मतलब भी यही है। और हम भी यही जान रहे हैं कि कृषि शब्द अंग्रेजी का जो कृषि है ये संस्कृत भाषा से बना हुआ है और वो इनमें है ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। समझ में? कृषि शब्द जो है ये अंग्रेजी का जो कृषि है, अंग्रेजी का कृषि संस्कृत भाषा के शब्द से मिलकर बना है। अंग्रेजी में लिखा हुआ हो कृषि और हिंदी में कृषि हो, तो क्या मतलब है इसका? कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और अगर चार ऑप्शनों में चौथा ऑप्शन ऐसा है इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं करेंगे। और चारों में अगर उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी करेंगे। लेकिन अगर चारों में संस्कृत भाषा का शब्द भी है, जैसे लैटिन, ग्रीक और संस्कृत, यहां पे क्या आ जाए? संस्कृत आ जाए, इसकी जगह पे संस्कृत आ जाए, संस्कृत, और लास्ट में उपरोक्त सभी। अगर ये आ जाए तो क्या करोगे? संस्कृत करोगे आप। अगर लास्ट में यही आ जाए, ए बी सी है ना, सी, ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत और डी इनमें से कोई नहीं, तब भी आप क्या करोगे? सी संस्कृत ही करोगे। तो ये प्रश्न करने का फॉर्मूला है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको और समझते जाएंगे, आपके समझ में और बेटर आएगा। तो अंग्रेजी का जो कृषि है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। मैंने पूछा है कृषि और उसको अंग्रेजी में क्या लिखा है पता है क्या आपको? कृषि और अंग्रेजी में क्या है? एग्रीकल्चर। अब इसका आंसर क्या है? एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। कल्चर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है बच्चों? ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड। ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? कृषि शब्द किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है। तो पहले प्रश्न का आंसर लैटिन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आपको बताया था वे शब्द या शब्दांश जिनके लास्ट में, जिनके अंत में क्या लगे? लॉजी या नॉमी लगे, तो वो शब्द कौन से होंगे? वो शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। किस भाषा के शब्द होंगे? वो ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। क्योंकि एग्रोनॉमी जो है हिंदी में भी एग्रोनॉमी है और अंग्रेजी में भी एग्रोनॉमी है, तो यहां क्या आ रहा है? नॉमी आ रहा है। तो किस भाषा का शब्द हो गया? ये ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा आपको समझाया था हमने कि वे शब्द या शब्दांश जिनके अंत में कल्चर लगता हो, सामान्य क्या लगता हो? कल्चर लगता हो, वो लैटिन में आते हैं। क्या लगता हो? कल्चर। किस में आते हैं ये लैटिन में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? लैटिन में। तो तीसरा हमारा प्रश्न है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? हॉर्टिकल्चर में क्या लग रहा है? हॉर्टी
प्लस कल्चर। तो हॉर्टिप्लस कल्चर क्या हुआ? लैटिन भाषा का शब्द हुआ। तीसरे का आंसर क्या आएगा? लैटिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ICAR कहां स्थित है? ICAR कहां स्थित है? तो ICAR स्थित है बच्चों नई दिल्ली में। कहां पे है? पूसा, नई दिल्ली। अंग्रेजी में पूसा, न्यू दिल्ली। ठीक है, पूसा, नई दिल्ली। ठीक है, अंग्रेजी में है। प्रश्न नंबर 4, IARI कहां स्थित है? शायद इसके प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। वो समझने में मिस्टेक है। यह प्रश्न दो अर्थों को स्पष्ट कर रहा है। अगर ध्यान से समझेंगे तो अर्थ एक ही है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं लगाया तो इसमें आपको दो उत्तर मिलेंगे। हम पूछ रहे हैं IARI कहां स्थित है? कहां पे स्थित है वर्तमान में? IARI वर्तमान में कहां स्थित है? पूसा, नई दिल्ली में। कहां स्थित है? पूसा, नई दिल्ली में। लेकिन IARI की स्थापना कहां हुई थी? स्थापना कहां हुई थी? बिहार। पूसा, समस्तीपुर, बिहार। इसलिए ये अगर आपसे पूछा जाए कि IARI की स्थापना कहां हुई थी, स्थापना पूछी जाए तो नई दिल्ली, सॉरी, स्थापना पूछी जाए तो पूसा, बिहार। और ये पूछा जाए कहां पे स्थित है, क्या पूछा जाए कहां पे स्थित है, यानी वर्तमान में कहां पे है, तो क्या करेंगे आप? नई दिल्ली। कहां पे करेंगे? नई दिल्ली। तो IARI कहां पे स्थित है बच्चों? नई दिल्ली में। तो प्रश्न 5 हो गए, 5 के आंसर आ गए। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, गेहूं का मामा किस खरपतवार को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं का मामा किस खरपतवार को कहते हैं? गेहूं का मामा कहलाता है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, जिसको बोलते हैं फेलेरिस माइनर। इसका ये वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर, इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर? 6 क्वेश्चन आ गए। 7वां क्वेश्चन है, मोथे का प्रवर्धन कैसे होता है? जो मोथा होता है बच्चों, इस मोथे का जो प्रवर्धन होता है कैसे होता है? तो हमने आपको बताया था कल ही कि मोथे का जो प्रवर्धन होता है वो होता है कंद के द्वारा। किसके द्वारा? कंद, ट्यूबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, मोथे का प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? कंद के द्वारा, या अंग्रेजी में ट्यूबर्स, ट्यूबर्स के द्वारा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट नंबर 7 हो गया। नंबर 8, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो नंबर 8 में आप लिखोगे या आंसरों में कि भारत का जो क्षेत्रफल वो कितना है? 329 मिलियन हेक्टर। ठीक है, 329 मिलियन हेक्टर। इसको सही शुद्ध जिन्होंने 328.91 मिलियन हेक्टर लिखा है वो भी सही है, 328.91 है, लेकिन इसको राउंड शेप में लिखेंगे, राउंड फिगर में, तो 329 ही लिखा आता है। राउंड फिगर कितना है? 329 आता है। अगर पॉइंटों में है तो ये सही है, अगर पॉइंट में है 328.5, 328 जैसे 328 एक ही आ गया। दूसरा आपका है वो है 328.5, तीसरा जो है वो है 328.2 और चौथा जो है वो है 328.1। अब इसमें सही कौन सा रहेगा? तो इस कंडीशन ऐसे पॉइंटों में अगर आ जाएंगे तो उस कंडीशन में 328.9 हमारा एक्यूरेट आंसर है। लेकिन जिन बच्चों ने 329 मिलियन हेक्टेयर लिखा है वो भी इसका सही आंसर है।
तो 329 मिलियन जो हेक्टर है ये हमारा मिलियन हेक्टर में क्षेत्रफल है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। कितना राष्ट्रीय क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो 34.2 3,42,000 34.2 या 22 कर दो मिलियन हेक्टर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और मिलियन हेक्टर में 34.22 या 34.2 या 34.22 मिलियन हेक्टर सही आंसर है इसका। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है मिलियन हेक्टर में। वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। एक ही बात है। जिसने ये भी लिखा है ना 3,42,239 सही है वो, ठीक है। जिसने ये लिखा है 34.22 मिलियन हेक्टर वो भी सही है। जिसने ये लिखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये भी सही है, ठीक है। ये सारे एक ही हैं लेकिन हमारा लिखने का तरीका अलग है, बस लिखने का फॉर्मेशन अलग है। तो इसका ये तीनों में से कोई सा आंसर हो सकता है। वैसे ही आपका मिलियन हेक्टर में लिखेंगे तो इसमें आप वर्ग किलोमीटर में लिख सकते हैं और मिलियन हेक्टर में भी आप लिख सकते हैं। जिन्होंने वर्ग किलोमीटर में लिखा है वो भी सही आंसर है और जिन्होंने मिलियन हेक्टर में लिखा है वो भी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 9वें क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन है पवन चक्की के लिए हवा की गति कितनी होनी चाहिए। पवन चक्की के लिए हवा की गति जो है वो हवा की कितनी गति चाहिए 16 मील प्रति घंटा। आपको मैंने लिखा था ना, समझाया था एग्जाम्पल देके 16 मील प्रति घंटा। अगर किलोमीटर में ले तो 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति हावर्स। 25.6 केजी पर हावर और मील में 16 मील प्रति घंटे की दर से पवन चक्की को हवा का वेग चाहिए होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 करौली जिला कौन से जलवायु खंड में आता है। कौन सी में आता है बच्चों करौली जिला। करौली जिला आता है 4th बी। कौन सी में आता है बच्चों 4th बी में आता है। किसमें आता है 4th ऐसे ये अच्छा हो गया जी 4th बी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 हाल में एक कीट की वजह से पश्चिमी राजस्थान में किसानों की फसल बुरी तरह चौपट हो गई। उस कीट का नाम क्या है। मैंने समझाया था आपको खूब एग्जाम्पल देके, आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है उसका। इसका जो कीट है वो है कौन सा कीट है 12वां आंसर है वो है टिड्डा। कौन सा है टिड्डी या टिड्डा एक ही बात है। टिड्डी है ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा कीट है वो टिड्डी कीट है जिसकी वजह से किसानों की फसल चौपट हो गई। लगभग 500 करोड़ रुपए का घाटा लगा है फसल पे किसानों को। नेक्स्ट राजस्थान में सिंचाई की जाती है। 13वां जो आंसर है वो क्या है 13वां आंसर क्या है बच्चों राजस्थान में सिंचाई की जाती है किसके द्वारा की जाती है कुएं एवं नलकूप द्वारा। राजस्थान में सिंचाई किसके द्वारा करते हैं कुएं एवं नलकूपों से। कुओं एवं नलकूपों से, ठीक है। वही बात करें भारत में सिंचाई की जाती है। भारत में जो सिंचाई करते हैं वो करते हैं नलकूपों से। नलकूपों से, ठीक, या राइट आंसर इनके। लेकिन कई परीक्षाओं में कुएं एवं नलकूप यानी इस आंसर को ही भारत के लिए सही मान लिया जाता है। कई प्रश्नों में कुएं एवं नलकूप जो कि राजस्थान का स्रोत है इसको भारत के लिए भी मान लिया जाता है इस आंसर को। तो वो प्रश्न के ऑप्शन में डिपेंड करता है
जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे हम आपको प्रश्न जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आप इनको समझते जाएंगे। अभी तो आप इसका यही आंसर याद रखो कि राजस्थान में कुएं एवं नलकूप द्वारा और भारत में नलकूप द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, जवाई बांध कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 15। जवाई बांध कहाँ स्थित है? यह बेटा पाली में। इसको जवाई बांध को क्या बोलते हैं? जवाई बांध को बोलते हैं मारवाड़ का अमृतसर। मारवाड़ का अमृतसर जवाई बांध को बोलते हैं। तो जवाई बांध कहां पे है? पाली में। अर्थात इस जवाई बांध से ही सिंचाई की जाती है पाली जिले में। तो हमने सारे प्रश्न कृषि से संबंधित पूछे हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट था बच्चों, आपका पहला टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे और आप अपना इस तरीके से आकलन कर लें कि मैंने जो प्रश्न दिए हैं वो उसमें आपको कितने तो आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। फिर हम आपका टेस्ट लेंगे जैसे चैप्टर पूरा होता है वैसे ही। तो आप अब जितना अगर आपने शुरू से पढ़ना नहीं शुरू किया है, वापस से आप उसको रिवाइज करना शुरू कर दें और डेली पढ़ें। आपकी 11वीं और 12वीं की बुक भी पढ़ें। देखो बच्चों, मैं बुक में से ही प्रश्न पूछ सकता हूँ। कई बच्चों ने कहा कि सर आप 1 घंटे की क्लास को लेते हो। देखो बेटा, अभी मैंने 1 महीने 1 घंटे की क्लास ली है। मैं आपसे पहली क्लास से यही बोलता रहा हूँ कि मेरी क्लास में कम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप अधिक समय 11वीं और 12वीं की बुक में निकाल सको। अगर 3-3, 4-4 घंटे मैं ही ले जाऊंगा अकेला एक की क्लास में, तो 11वीं 12वीं की बुक कब पढ़ोगे आप? रिवीजन करने के टाइम चाहिए ना। हम प्लानिंग से चल रहे हैं, प्लान करके चल रहे हैं पूरा। तो रिवीजन करने का टाइम आपको दिया है हमने 1 महीने का कि आप आराम से 11वीं 12वीं की बुक पढ़ सकते हो। जिन बच्चों ने पढ़ी है बहुत अच्छा है, उन्होंने पढ़ी है तो, और जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं फिर कह रहा हूँ आप 11वीं और 12वीं की बुक जरूर पढ़ लें। तीनों विषय की, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी। ये तो है ही है। जिन स्कूलों में प्योर केमिस्ट्री प्योर बायोलॉजी है तो वो भी प्योर केमिस्ट्री प्योर बायोलॉजी को जरूर से जरूर पढ़े 11वीं और 12वीं में। तो इसीलिए हम आपका समय कम ले रहे हैं। जैसे ही एग्जाम के बारे में कुछ डिसाइड होता है हम तुरंत हमारे समय में इंप्रूवमेंट कर देंगे और फिर लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी समस्याओं का समाधान हम फिर भी करना करेंगे, फिर भी हम सॉल्यूशन आपका ऑनलाइन करेंगे, निश्चित रहिए इस चीज के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बचे हुए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। आप सभी जिन विद्यार्थियों ने आईसीआर का फॉर्म नहीं भरा है, कृपया वो समय रहते ही अपना फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि डेट बढ़ चुकी है, बार बार नहीं बढ़ेगी। देखो 2 बार, दूसरी बार बढ़ रही है डेट। ये पहले 30 मार्च थी, उसको बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया, 31 मार्च से 30 अप्रैल, अब इसको बढ़ा करके 15 मई कर दिया। तो ये समझ लो एग्जाम आपके पक्ष में है। आप एग्जाम का फॉर्म भरिए और आप तैयारी करिए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जेट आईसीआर में बिना एंट्रेंस टेस्ट के, बिना एग्जाम के एडमिशन होगा, वो दिमाग से वहम बिल्कुल भी निकाल दें। इन अफवाहों में बिल्कुल भी ना आए। परीक्षा लगना तय है, चाहे कभी भी लगे, परीक्षा तो लगेगी आपकी। और ये भी फिक्स है, एग्जाम डेट भी बढ़ेगी। परीक्षा तिथि तय समय पे नहीं लगेगी, उससे आगे बढ़कर के ही परीक्षा लगेगी। और आगे के लिए मैंने आपसे कह ही दिया कि जुलाई का फर्स्ट वीक के बाद कभी भी लग सकती है परीक्षा आपकी। जुलाई के प्रथम सप्ताह के बाद कभी भी परीक्षा लग सकती है, कोई फिक्स नहीं उसका। तो आप निश्चिंत रहिए और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बच्चों मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी एक नए पॉइंट के साथ, बच्चे हो बिंदु के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।